हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज से हम कवर करने जा रहे हैं बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। इसमें हम जितने भी रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है रिगार्डिंग सैटेलाइट टाउनशिप बसाने को प्राधिकरण बनेगा। अभी बिहार गवर्नमेंट ने बिहार अर्बन डेवलपमेंट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात चल रही है। इसमें बताया गया है कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। इनका पर्पस क्या होगा? इनका पर्पस होगा प्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिटीज। जैसे पटना है, पटना ओवर क्राउडेड हो गया है अब ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार। तो इसको टैकल करने के लिए एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन के लिए ये 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स बनाए जाएंगे। तो जिसमें से दो प्रोमिनेंट प्रपोज टाउनशिप है। पहला है पाटलिपुत्रा टाउनशिप नियर पटना एंड दूसरा है हरिहर नाथपुरम टाउनशिप एट सोनपुर। जिसमें से ये 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में से सबसे बड़ा रहेगा पाटलिपुत्रा टाउनशिप विच इज एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट। अब जो इनके लिए जो लैंड एक्वायर होगा उसके लिए एक अर्बन डेवलपमेंट बिहार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके चेयरपर्सन होंगे चीफ सेक्रेटरी, वाइस चेयरपर्सन होंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। इसके मेंबर्स होंगे सेक्रेटरीज ऑफ फिनांस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इनके मेंबर्स ये रहेंगे। ये जो अथॉरिटी होगी वो द अथॉरिटी विल फंक्शन एज अ corporate body with powers to acquire property, enter into contracts and initiate और फेस लीगल प्रोसीडिंग्स। एक फंड भी क्रिएट किया जाएगा जिसे कहा जाएगा बिहार अर्बन डेवलपमेंट फंड। ओके, सो और इनके खिलाफ जो अथॉरिटी है उनके खिलाफ जो अपील होगी वो अपील आप 60 डेज के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द प्रपोज्ड Bihar Urban Development Authority, consider the following statements. First statement is it will be chaired by the Chief Secretary of Bihar. जैसा हमने देखा है, statement is correct. The additional Chief Secretary or the Secretary of Urban Development Department will serve as its Vice Chairperson. This statement is also correct. The Secretaries of Finance, Revenue, Industries, Environment and Forest Department will be its ex officio member. This statement is also correct. And the fourth statement is appeal against the authority decision must be filed within 30 days. This is wrong. ये 60 days का period है. So 1, 2 and 3 statements are correct. So the option B. चलिए सेकेंड आर्टिकल देखते हैं। सेकेंड आर्टिकल में बताया जा रहा है 3 नए गंगा पथ को डेवलप किया जा रहा है। अब ये 3 नए गंगा पथ कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो 3 नए गंगा पथ हैं। विश्वामित्र पथ जो मनेर से बक्सर तक रहेगा, ये 90 किलोमीटर का पथ है। सेकंड वन इज गंगा अंबिका पथ जो बिदुपुर से दिघवारा तक रहेगा, ये 56 किलोमीटर का है। और थर्ड इज नारायणी पथ जो दरिहारा से डुमरिया घाट तक रहेगा, इसका लेंथ होगा 73.1 किलोमीटर। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने प्रपोज किया है 3 गंगा पथ। सो जो मनेर बक्सर विश्वामित्र पथ है वो 90 किलोमीटर का होगा। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द प्रपोज्ड गंगा पथ प्रोजेक्ट in Bihar, consider the following statements. First is the Maner Buxar Vishwamitra Path is proposed to be 90 km long. This is the correct statement. The second statement is the Bidupur Dighwara Ganga Ambika Path will be constructed along the southern bank of the Ganga. This is also correct statement. The third statement is the Narayani Path will connect Darihara in Saran district with Dumaria Ghat in Gopalganj district. तो ये भी सही है। जो नारायणी पथ है वो दरिहारा जो कि सारण में है उसको कनेक्ट करेगा डुमरिया जो कि गोपालगंज में है। द सर्वे एंड रिलेटेड स्टडीज फॉर ऑल 3 प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसको कंप्लीट करने का टेन्योर है 6 मंथ।
So the survey alignment, cost and traffic studies are to be completed within 6 months, not 1 year. So the correct option is हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रायस सिस्टम लागू करने का। अब ये है क्या? जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, अब उनको 3 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, विच इज रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। रेड जोन में जो सबसे सीरियस केसेस है उनको डाला जाएगा। देन येलो में जो सीरियस है बट वेट कर सकते हैं उनको डाला जाएगा। और ग्रीन में ऐसे केसेस जाएंगे जहां पे नॉन सीरियस पेशेंट्स हैं। सो आइए देख लेते हैं कुछ डिटेल्स ट्रायस सिस्टम के बारे में। ट्रायस सिस्टम है क्या? ट्रायस इज अ मेडिकल मैनेजमेंट प्रोसेस यूज्ड टू क्लासिफाई पेशेंट अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। तो वो किस कंडीशन में आते हैं उसके बेसिस पे उनका इलाज किया जाएगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस अब लागू नहीं रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट ओनली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल, इसके लिए एक ट्रायज नर्स एलोकेट किया जाएगा जो पहले आपके सिम्टम्स को देखेगी, लाइक पल्स रेट, ब्रीदिंग कंडीशन, लेवल ऑफ पेन, कंसियसनेस एंड जनरल हेल्थ स्टेटस। उसके बाद पेशेंट आर देन सेंट टू अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जोन। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज रेड जोन, देन येलो जोन एंड ग्रीन जोन। तो रेड में जो सीरियस है, इसमें सीरियस बट कैन वेट, और इसमें नॉन सीरियस जो कुल मिला के ठीक है, अभी उनको मेडिकल इंटरवेंशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। Question is, what is the principal objective of the triage system in hospitals? So options are to classify patient according to their financial condition, to prioritize patient according to the urgency of medical treatment. The third one is to refer every patient to a higher medical institution. And the fourth statement is to separate communicable and non-communicable diseases. तो जैसा हमने देखा, to prioritize patient according to the urgency of medical treatment, जो कि अब बहुत जरूरी हो गया है बिहार के, खासकर बिहार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो बहुत राहत मिलेगी जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको। जिला अस्पतालों में मरीज की हालत के अनुरूप बनेंगे लाल, पीला और हरा शेड। दिस वाज द न्यूज। द ट्रायल सिस्टम इज कलर कोडेड ट्रायल सिस्टम। प्लेस कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार। कितने हॉस्पिटल्स? तो 36 हॉस्पिटल्स में ये लागू होगा। रेड जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत होगी, येलो अर्जेंट बट कैन टॉलरेट अ लिमिटेड डिले, और ग्रीन which is stable or non-urgent patient. So the directive issued by the Bihar Health Secretary Kumar Ravi. So this was the news. Next news is सूबे के 26 जिलों में बनेगी 38 सघन चिकित्सा इकाई, क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी कैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स। अब क्रिटिकल केयर ब्लॉक है क्या? अ क्रिटिकल केयर ब्लॉक इज अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल यूनिट। ये ट्रीट करता है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जो सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है, उससे जो भी पेशेंट सफर कर रहे हैं उनके लिए ये तैयार किया जाएगा। ये फैसिलिटी इंक्लूड करता है इंटेंसिव केयर यूनिट बेड्स, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स को, आइसोलेशन फैसिलिटीज को, एंड एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज को। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताऊं। हाउ मेनी क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हैव बीन अप्रूव्ड इन 26 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अंडर पीएम अभियान? सो ये स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है वो स्टैब्लिश किया जाएगा अंडर पीएम अभियान स्कीम। तो कितने? 38 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। सो अंडर द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन which is PM Abhim, the construction of 38 critical care blocks has been approved in 26 districts of Bihar. हमने कोरोना के समय बहुत इन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की नीड हमें बहुत थी, बट ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं। बट ये बिहार गवर्नमेंट का जो स्टेप है ये बहुत सराहनीय है। सो 38 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 26 डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स अप्रूव हुए हैं 38। ये किस स्कीम के तहत अप्रूव हुए हैं? ये स्कीम है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंडर ये बनाए जाएंगे। सो
दैट वाज द न्यूज। क्रिटिकल केयर ब्लॉक का यूटिलाइजेशन है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल यूनिट डिजाइन टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पीएम अभिम स्कीम। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इट एम्स टू strengthen public health infrastructure. Correct statement. It includes critical care hospital blocks, जैसा हमने देखा. It is identical to the health insurance component of PM Jan Aushadhi Yojana, Jan Arogya Yojana. This is wrong statement. It is not an insurance, but rather an infrastructure-based scheme. It includes both centrally sponsored and central sector components. This statement is also correct. So 1, 2 and 4. Next is संक्रामक रोगों की अगले माह से होगी निगरानी. सो फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको मॉनिटर करने के लिए पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट एस्टैब्लिश कर कहा राजवंशी नगर में, विच इज अंडर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम. सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटेक्ट infectious disease outbreaks at an early stage, continuously monitor disease patterns and trends, ensure rapid control and prevention action, and strengthen public health preparedness in Patna metropolitan area. So इसका पर्पस क्या है? जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है इसमें लगभग 33 इन्फेक्शियस डिजीज का चार्ट बनाया गया है जिसको मॉनिटर करेगी ये मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट. तो इसका डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो ये कैसे डेटा कलेक्ट होगा? तो डिजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड रेगुलरली फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जितने भी केसेस आएंगे उनको यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे फीड किया जाएगा. देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पैथोलॉजी लैब्स से इन सारे जगहों से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उनको इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट किया जाएगा. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट इन पटना. यही निगरानी करेगी आपका जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसको मॉनिटर करेगी. सो इट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम. जैसे कि हमने देखा ये सही स्टेटमेंट है. इट विल कलेक्ट डेटा ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. गलत. गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस जो लैब्स है उनके डेटा सब जगह कलेक्ट होंगे. इट विल यूज द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म. बिल्कुल सही, यहीं पे ये डेटा फीड होगी. इट विल मॉनिटर कम्युनिकेबल एंड इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज. यही तो इसका पर्पस है. सो 1, 3 and 4. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए एक क्वेश्चन रिगार्डिंग मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट के स्ट्रक्चर रिगार्डिंग है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट? तो इसमें एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा. बिल्कुल सही. इसमें एक पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी बनाया जाएगा. बिल्कुल सही. इसमें एक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इसमें एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. तो ये चारों स्टेटमेंट सही है. तो 1, 2, 3 and 4. सो स्ट्रक्चर को देख ले. तो इसमें एक एडवांस्ड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी बनाएंगे. सेकेंड इज एक कमांड सेंटर डेवलप होगा. थर्ड वन इज इसमें एक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डेवलप होगा. एक डेटा सेंटर डेवलप होगा और एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा. सो द कमांड सेंटर विल मॉनिटर सेंसिटिव केसेस while the laboratory will confirm suspected infection scientific testing. लोकेशन याद रखिएगा, राजवंशी नगर पटना. ऑपरेशनल एरिया जो जितने भी एरिया पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं उनको मॉनिटर करेगी. ये कब से स्टार्ट होगा? ये अगस्त से स्टार्ट होगा. इसमें 33 नोटिफाइड इंफेक्शियस डिजीज को कवर किया जाएगा अलॉन्ग विथ जो इमर्जिंग इन्फेक्शंस है लाइक निपाह वायरस, कोविड, इन सबको भी मॉनिटर किया जाएगा. की कंपोनेंट हमने देख लिया. रिपोर्ट किया जाएगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म और इसके एक्सपर्ट टीम में 6 मेंबर होंगे. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट इज विधायक सीखेंगे एआई का गुण. So all the members of Bihar Legislative Assembly will be trained in artificial intelligence and the use of project monitoring information system. इनको AI के लेसन्स दिए जाएंगे और
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल का यूज कैसे करना है वो सिखाया जाएगा थ्रू अ 2-day वर्कशॉप. It will be organized in the assembly premises itself. Preparations were reviewed in a meeting chaired by Assembly Speaker Dr. Prem. Objective क्या है? To create awareness among legislature about the fundamentals of AI, to explain the use of AI in sectors such as governance, health, education, agriculture, and public service delivery, and to improve technology based monitoring of development projects. Question देख लेते हैं. So, Bihar legislature are proposed to be trained in which of the following areas? Fundamental of artificial intelligence, that was the news. Applications of AI in different sectors, this is also correct. Monitoring of constituency development projects, ये भी. And the fourth statement is use of PMIS portal. ये तो चारों स्टेटमेंट सही है. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. पीएमआईएस पोर्टल क्या है ये हम देख लेते हैं. सो पीएमआईएस जो पोर्टल है इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप टू मॉनिटर जो चीफ मिनिस्टर एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसको मॉनिटर करने के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है. थ्रू दिस प्लेटफॉर्म द लेजिस्लेचर में ट्रैक फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और उसके फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या है उनको देखा जाएगा इसके थ्रू. देन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है वो मॉनिटर किया जा सकता है थ्रू पीएमआईएस पोर्टल. डिलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स को देखा जा सकता है. कंस्टिट्यूएंसी वाइज डेवलपमेंट वर्क्स को देखा जा सकता है. एंड रिपोर्ट्स अपलोडेड बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कौन उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका क्या प्रोग्रेस है वो सब इस पोर्टल पे देख सकते हैं जो लेजिस्लेचर्स हैं हमारे इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स. सो 2 दिन का वर्कशॉप है जिसमें पीएमआईएस पोर्टल का कैसे यूटिलाइज करना है एंड द सेकंड वन इज एआई को कैसे यूटिलाइज करना है इन वेरियस सेक्टर्स. इन दोनों को सिखाया जाएगा टू लेजिस्लेटर्स. सो दिस वाज द न्यूज. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 3 जो शुगर मिल्स है उसको इसी सीजन ओपन करने की बात की जा रही है. तो कौन कौन से वो शुगर मिल्स हैं वो हम देख लेते हैं. 300 शुगर मिल्स है. सासा मूसा ये गोपालगंज में है. सकरी जो कि मधुबनी में है. रयम शुगर मिल जो कि दरभंगा में है. तो ये तीनों को इस सीजन में ऑपरेट किया जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर एथेनॉल. तो एथेनॉल के लिए शुगर केन इज नीडेड. तो जितने भी शुगर केन मिल्स हैं जो बंद पड़े हैं या नए शुगर मिल्स को भी प्रपोज किया है इस साल इस सीजन इन 3 पर्टिकुलर शुगर मिल्स को स्टार्ट किया जाएगा. सासा मूसा which is in Gopalganj, Shakri which is in Madhubani, and Rayam sugar mill which is in Darbhanga. So how many of the above pairs are correctly matched? So all 3 are correctly matched. So option C is the correct answer. Next is दानापुर में सिंदूर पार्क बनाया गया है. सिंदूर पार्क ये दानापुर कैंटोनमेंट में बनाया गया है ये सिंदूर पार्क. सो बीएयू बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि साबौर में है वहां के से 300 पौधों से दानापुर आर्मी कैंट में बना देश का पहला सिंदूर पार्क. तो पहला सिंदूर पार्क कहाँ बना है याद रखिएगा. दीज काइंड ऑफ न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो दानापुर में बना. इसके रिगार्डिंग चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Consider the following statements regarding the Sindoor Park established in Bihar. It has been developed at the Danapur Army Cantonment. Correct statement. About 350 Sindoor plants prepared by Bihar Agriculture University Sabor has been planted in the park. ये भी सही statement है. The park has been developed in association with the spirit of Indian Army's Operation Sindoor. Correct statement है. And Sindoor plants generally begin bearing fruits within 3 years. This is also correct. So 1, 2, 3 and 4. So इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. So इंडिया के पहला सिंदूर पार्क हैज बीन डेवलप्ड एट दानापुर आर्मी कैंटोनमेंट जो कि 350 प्लांट सप्लाइड बाय बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से इसको लाया गया है. The initiative symbolizes the spirit of Operation Sindoor and cooperation between the army and civilian institution, and the plant start producing fruits in about 3 years. तो सीड से 3 ईयर के बाद ये प्लांट फ्रूट्स बेयर करने लगते हैं जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं. तो पहला सिंदूर पार्क याद रखिएगा एट दानापुर.
आर्मी कैंटोनमेंट। नेक्स्ट इज कोशी पे बन रहे बिहार के सबसे लंबे पुल पर सफर 8 माह बाद। तो कोशी रिवर पे बिहार का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 6.94 किलोमीटर। ये गांधी सेतु को सरपास कर जाएगा एज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बिहार। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ डेटा देख लेते हैं। तो ये जो फुलौत 4 लेन ब्रिज है ओवर द कोसी रिवर, ये अपने फाइनल स्टेज में है। ये एक कंपोनेंट है बिहार ब्रिज कम रोड प्रोजेक्ट का, जो 28.91 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसका एक कंपोनेंट है ये जो ब्रिज है, जिसकी लंबाई है 6.94 किलोमीटर। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है फुलौत। ये कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। रिवर over which it is built, it is कोसी रिवर। टोटल जो प्रोजेक्ट है ब्रिज कम रोड प्रोजेक्ट, उसकी लंबाई है 28.918 किलोमीटर। ये लगभग 96.6% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 996.30 करोड़, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका फरवरी 2027। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फुलौत ब्रिज प्रोजेक्ट। इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कोसी रिवर। दिस इज करेक्ट, जैसा कि हमने देखा। द मेन ब्रिज इज अप्रोक्सीमेटली 6.94 किलोमीटर लॉन्ग। ये भी करेक्ट है। इट इज अ 4 लेन ब्रिज प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज एसोसिएटेड विद द NH 106 कॉरिडोर। सो ये कॉरिडोर NH 106 और NH 31 को कनेक्ट करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 3 4, ऑल द 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो the Fulauth 4 lane bridge across the Kosi River forms a part of larger bridge and road connectivity project, जैसा कि मैंने बताया, जिसका लेंथ है 28.918 किलोमीटर and is associated with NH 106 corridor। ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 106 का। बेनिफिट क्या है इसके? ये पुल बन जाने के बाद द डिस्टेंस फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट टू मधेपुरा एंड सहरसा विल बी रिड्यूस्ड बाय 60 किलोमीटर। कम हो जाएगा ये डिस्टेंस बिटवीन भागलपुर, मधेपुरा एंड सहरसा। कनेक्टिविटी बिटवीन ईस्टर्न बिहार एंड कोसी रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न बिहार विल इम्प्रूव। सुपौल एंड नेपाल बॉर्डर से ट्रैवल आसान हो जाएगा, और ये ट्रेड को सपोर्ट करेगा। सो ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को सपोर्ट करेगा इन फ्लड प्रोन कोसी रीजन। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, फुलौत 4 लेन ब्रिज, जो कि सबसे लंबा ब्रिज हो जाएगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन। इट विल सरपास गांधी सेतु। नेक्स्ट इज बक्सर थर्मल के सेकेंड यूनिट का जो दूसरा यूनिट है, इसी महीने शुरू हो जाएगा आफ्टर अ 12 ईयर लॉन्ग वेट। इसका पहला यूनिट 2013 में स्टार्ट हो गया था, और अभी जाके इसका दूसरा यूनिट बनने जा रहा है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। The second unit of Buxar Thermal Power Project is expected to become operational during the current month. The issue was raised because the project was not become fully operational even after 12 years. 12 साल होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका एक यूनिट अभी ऑपरेशनल है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन इज चौसा, बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ये प्रोजेक्ट का टाइप अगर की बात की जाए तो ये है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसकी टोटल कैपेसिटी थी 1320 मेगावाट, जिसमें से 660 मेगावाट ही अभी ऑपरेशनल है। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? तो इसको डेवलप किया है सतलज जल विद्युत निगम थर्मल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है SJVN थर्मल, जो कि सब्सिडरी है SJVN लिमिटेड का। इट इज अ नवरत्न CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, which comes under Ministry of Power। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। So the Buxar Thermal Power Project is being developed by, it is developed by SJVN Thermal Private Limited, जो कि सब्सिडरी है SJVN लिमिटेड का। नेक्स्ट इज बर्नहम की टीम में मुजफ्फरपुर के कनिष्क भी शामिल। सो कनिष्क नारायण, जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, उनको बर्नहम, जो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पदभार दिया गया है। सो कनिष्क नारायण को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 20 जुलाई 2026 को।
ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर, तो बिहार लिंकेजेस है। तो प्रेजेंट कैबिनेट में बिहार का एक बंदा है ब्रिटेन ब्रिटेन में। सो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कनिष्क नारायण वाज अपॉइंटेड टू व्हिच मिनिस्ट्रियल पोजीशन इन यूनाइटेड किंगडम? तो उन्हें बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कनिष्क नारायण, उनका नाम रखिए, याद रखिएगा। ही इज फ्रॉम ही बिलोंग करते हैं फ्रॉम मुजफ्फरपुर। और कौन से पॉलिटिकल पार्टी से को बिलोंग करते हैं? ये लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज कुपोषण से लड़ाई को वैज्ञानिक धार देगा नर्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब ये नर्चर प्रोग्राम है क्या? ये एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है एम्स पटना ने। इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस टू फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए और उसे एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करने के लिए नर्चर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय एम्स पटना। नर्चर है क्या? इसका फुल फॉर्म है न्यूट्रिशन रिसर्च कोर्स टू ट्रांसलेट एंड यूटिलाइज रिसर्च। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग न्यूट्रिशन रिलेटेड रिसर्च इनटू प्रैक्टिकल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स पटना। और कोलैबोरेशन किनके साथ है इनका? तो इनका कोलैबोरेशन है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, सेंट जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु और यूनिसेफ। इन सब के मिलने से ये प्रोग्राम सफल हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following institutions were associated with the Nurture Nutrition Research Training Program? कौन कौन से इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड है? एम्स पटना, इन्होंने तो ऑर्गेनाइज ही किया है। सेकंड वन इज राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। ये इन कोलैबोरेशन विथ एम्स ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। सेंट जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड यूनिसेफ। तो ये चारों सही है, 1 2 3 एंड 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो बिहार में जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, अनीमिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है, इनको टैकल करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बहुत अच्छा स्टेप है बाय एम्स पटना। सो नेक्स्ट न्यूज इज चनपटिया स्टार्टअप जोन को 2 करोड़ का ऋण वितरण। अब देखा जाए चनपटिया के बारे में। सो द बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑपरेटिंग चनपटिया स्टार्टअप जोन। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो चनपटिया स्टार्टअप जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है सरकार। कितना? तो टोटल लोन अप्रूव किया गया है 3.35 करोड़। टाइप ऑफ लोन, इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, नॉट अ लॉन्ग टर्म लोन। एनुअल इंटरेस्ट है 9%। लोन पीरियड इज 3 years एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मोर देन 2 करोड़। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चनपटिया के बारे में थोड़ा बात करेंगे। द चनपटिया स्टार्टअप जोन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये लोकेटेड है वेस्टर्न चंपारण। इसका दूसरा नाम नव परिवर्तन स्टार्टअप जोन भी है, चनपटिया वेस्ट चंपारण में। इसे डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड, जब माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न हो रहे थे अपने स्टेट में और उनके स्किल को यूटिलाइज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इसे क्रिएट किया गया था। और इसका मॉडल है बल्क प्रोडक्शन एंड क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ब्रॉडर गोल क्या है इसका? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आत्मनिर्भर भारत। दिस वन इज जो हमने सेकंड थर्ड न्यूज जो डिस्कस किया गया था उसके ही रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द कलर कोडेड ट्राई सिस्टम। जो मैंने बताया था, रेड जो सबसे अर्जेंट है, रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। येलो जिसमें अर्जेंट बट कैन टॉलरेट अ लिमिटेड डिले। और थर्ड इज ग्रीन जो कंपैरेटिवली स्टेबल और नॉन अर्जेंट है। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच? All three of them are correctly matched. So option C is the correct answer. Next is regarding निवेश अनुकूल सूचकांक पर बिहार राज्यों का
निवेश अनुकूल सूचकांक पर बिहार बड़े राज्यों में सबसे पीछे। सो ये है क्या, तो देख लेते हैं। इट इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करती है नीति आयोग, जिसमें बिहार का रैंक है 26 अमंग 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में बिहार का रैंक 26 है। और अगर मेजर स्टेट्स की बात की जाए तो बिहार का रैंक है 17, जो कि लास्ट है। अगर डेटा की बात की जाए तो बिहार का स्कोर है 41.2 आउट ऑफ 100। ओवरऑल रैंक की बात की जाए तो 26 आउट ऑफ 36 स्टेट्स। रैंक अमंग मेजर स्टेट्स 17। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इसमें टॉप किया है गुजरात ने विद 56.6 पॉइंट्स। अगर इसके इंडेक्स की बात की जाए तो इसके 8 इन्वेस्टमेंट पिलर्स हैं एंड 84 इंडिकेटर्स हैं। तो बिहार को इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज बिहार पोजीशन इन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स? ऑप्शन ए 17th overall and 10th among major states. B is 26th overall and last among 17 major states. C is 26th among major states and 17 overall. And D is 36th overall and last among all states. So 26th overall and 17 major state among major state. So option B is the correct answer. So आज का यही न्यूज़ था, हमने कवर किया। अब डेली हम आपके लिए न्यूज़ लेके आएंगे। सो थैंक यू। दिस इज कुमार गौरव साइनिंग ऑफ।